तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 10 जून 2026 को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पीएम मोदी ने अपने कार्यालय के 4,399 दिन पूरे कर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने खड़ी होकर तालियां बजाई भी और पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया। पूरे देश में जहां एनडीए और बीजेपी के नेता मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन करते रहे, तो वहीं विदेशी नेताओं ने भी पीएम मोदी को उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर बधाई दी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। इससे भारत के इतिहास का एक गौरवशाली पल बताया जा रहा है। मेलोनी के साथ ही मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू समेत 8 देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व की सराहना की। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा एक प्रधानमंत्री के तौर पर, अब कह सकते हैं कि वो रिकॉर्ड जो है देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। और इस खास मौके पर जाहिर तौर पर बीजेपी समर्थक और देश के तमाम जनता और तमाम राजनीतिज्ञ और विदेश में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करने वाले, उनको लेकर मैसेज किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बड़ी उपलब्धि पर तमाम केंद्रीय कैबिनेट से लेकर विदेशों से भी बधाइयां आ रही हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर मनोज जी, कह सकते हैं कि एक गैर कांग्रेसी होने के नाते जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनका एक लंबा कार्यकाल रहा और उसके बाद एक गैर कांग्रेसी के तौर पर और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दलों के रूप में भी जिन्हें कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका लंबा संघर्ष भी रहा है और आज कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो आंकड़ा भी हासिल कर लिया जो शायद अब से 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले शायद इसकी कोई बात भी नहीं कर रहा हो। लेकिन यह बात सिर्फ उपलब्धि आंकड़ों में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर भी सवाल उठे हैं। तो क्या बात की जाए उपलब्धियों की या आलोचना की या सिर्फ आंकड़ों की, आप कहिए। देखिए, हर एक का अपना एक नज़रिया होता है। किसी के लिए गिलास आधा खाली होता है, किसी के लिए आधा भरा होता है और किसी के लिए आधा गिलास पानी से भरा होता है और आधा हवा से भरा होता है। तो सबका एक नज़रिया हो सकता है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ। नेहरू के कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हुए थे, सैकड़ों सालों की गुलामी थी। पहले मुग़लों ने शासन किया, फिर अंग्रेज़ों ने शासन किया और जिस हालात में नेहरू को देश मिला था वो परिस्थितियाँ अलग थी और जिन हालात में मोदी ने सत्ता संभाली वो परिस्थितियाँ अलग थी। इसलिए दोनों के कार्यकाल की तुलना मुझे नहीं लगता की जाना चाहिए। हाँ, इतिहास के संदर्भ में एक रोचक विषय हो सकता है कि किसने क्या दिया है। तो हर एक प्रधानमंत्री ने अपना अपना एक योगदान दिया, लेकिन मोदी का योगदान को अगर थोड़ा सा इतर हट के देखें कि जो एक देश जब उन्होंने सत्ता संभाली, देश एक निराशा के भाव से गुजर रहा था। 2G, 3G, स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल, ऐसे तमाम सारे घोटाले थे और एक उम्मीद की किरण बनकर मोदी निकल कर आए थे। तो आमतौर पर जब इस प्रकार के किसी नेता का उदय होता है तो उसको वन टाइम वंडर माना जाता है। जैसे केजरीवाल को हमने देखा कि दिल्ली की राजनीति को बदल देंगे। ऐसे तमाम सारे नेता आए थे। राजीव गांधी को देश ने बड़ी उम्मीदों से चुना था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। 450 के आसपास उनके आज बहुमत था, लेकिन अगले चुनाव ये आते आते उनका आभा मंडल फीका पड़ गया था। लेकिन यह इसके उलट हमने देखा कि मोदी ने पहले कार्यकाल के बाद जब दूसरा कार्यकाल उनका आया तो पहले कार्यकाल से ज़्यादा सीटें जीती थी। तीसरे में जरूर पार्टी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई, 32 सीटों से 240 सीटें जीती। लेकिन जो आपने जिक्र किया, क्योंकि एक लंबे शासनकाल हमने देखा था कि नेहरू जी, फिर लाल बहादुर शास्त्री का छोटा सा कार्यकाल, फिर इंदिरा गांधी का एक बड़ा कार्यकाल, बीच में जनता दल की सरकारें, फिर चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल के छोटे छोटे कार्यकाल, फिर 3 बार में 13 दिन, 13 महीने और 4.5 साल की अटल जी की सरकार। इसके 10 साल का एक लंबा शासन मनमोहन सिंह का हमने देखा था। उस दौरान कोई गठबंधन सरकारों के दौर में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था
कि बीजेपी जिस पार्टी के पास दुनिया का उस समय का सर्वश्रेष्ठ पूरे देश में लोकप्रिय आदमी अटल बिहारी अगर उनके पास नेता थे, वो अपने दम पर 200 का आंकड़ा नहीं दिला पाए थे बीजेपी को, तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई एक ऐसा नेता बीजेपी का होगा या 89 के बाद कोई एक ऐसा नेता देश की राजनीति में आएगा जो अपने दम पर किसी एक दल को बहुमत दिला देगा। वो नेता निकल कर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरा कार्यकाल इस दौरान हमने देखा है कि हाईवेज़ का जो हम जाल देख रहे हैं, मेट्रो की हम बात करें, 70 एयरपोर्ट थे, 156 एयरपोर्ट हो गए, वंदे भारत की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्रांतिकारी सुधार हमने देखा है। हमने ये देखा है कि नोटबंदी हमने देखी है, हमने ये देखा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपये साल की सहायता मिल रही है, हम ये देख रहे हैं कि 36 करोड़ शौचालय बने, हम ये देख रहे हैं कि 40 करोड़ गरीबों को घर मिले हैं और 22-22.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे पिछले एक दशक में। तो ये कोई एक छोटी उपलब्धि नहीं है किसी एक ऐसे देश के लिए जिसके और सर इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं आपकी जगह आपको बीच में रोक रहा हूँ। पीएम जन स्वास्थ्य केंद्र जो दवाइयों के लिए, जो अब जेनेरिक दवाइयों के लिए जो एक केंद्र खोला गया है, वो भी कहीं ना कहीं गरीबों के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत कार्य किया गया वहाँ पे। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की बात करें, 60 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाया गया है और इसके साथ साथ हर एक मोर्चे अब हम देख रहे हैं धार्मिक मोर्चे पर, तो राम मंदिर का निर्माण जो बीजेपी ने वादा किया था, किसी ने सोचा नहीं था कि इस देश से धारा 370 हटेगी। बीजेपी ने अपने गठन जनसंघ के बाद से 1956 से लेकर लगातार इसको अपने एजेंडे में शामिल किया। जनता पार्टी बनी तब भी और भाजपा बनी 1980 में तब भी। धारा 370 ख़त्म की गई। हमने देखा वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ पूरा देश हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। यूसीसी की बात हो रही है, कई सारे बीजेपी शासित राज्यों में लागू कर दी गई है, मध्य प्रदेश का नंबर है। इसके बाद महाकाल कॉरिडोर की बात करें, ऐसे दुनिया के तमाम सारे हर एक मोर्चे पर अगर हम बात करें, किसी ने सोचा नहीं था कि परमाणु संपन्न पाकिस्तान को हम उसकी भाषा में जवाब दे पाएंगे। कारगिल में 99 की युद्ध के बाद भी हमने एलओसी क्रॉस नहीं की थी, लाइन ऑफ ऑर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके एयरबेस जाकर उनके घर में घुसकर उनको ठोका। बालाकोट की स्ट्राइक हो या उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये किसी ने सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा। हमने देखा, हमने चाइना को उसके मुद्दे उसी के सामने डटे रहे हम, और गलवान में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि भले 3 साल गतिरोध चला लेकिन चीन को अपने कदम पीछे हटाना पड़े। आज दुनिया के तमाम सारे देशों से हमारा FTA हो रहा है, व्यापार लगातार बढ़ रहा है, इकोनॉमी में हम 4थे नंबर पर पहुँच गए हैं। लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार से देश की 140 करोड़ की आबादी है, तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं। तो निश्चित तौर पर सबकी उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं आप एक साथ पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक ज़रूर है कि इसके लिए केवल एक सरकार काम नहीं कर सकती, इसके हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी उठाना होगी। क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से कहना पड़े कि भैया शौचालय घर में बनवा लीजिए, कचरा जगह पे फेंकिए, ये बताना पड़े कि गीला कचरा अलग रखना, सूखा कचरा अलग रखना, तो ये हमको इस दिशा में हमको भी एक लंबा सफ़र तय करना है। क्योंकि हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक सरकार हर जगह, हर समय, हर सिक के साथ उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो कुछ जिम्मेदारी नागरिकों को उठाना पड़ेगी, सरकार के साथ, राष्ट्र के साथ कदम मिलाना होगा, तभी हम जो एक हमारे विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक, वो शायद पूरा हो पाएगा। निश्चित रूप से मनोज जी जाहिर तौर पर एक लंबा कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं तमाम चुनौतियां भी, खासतौर से वैश्विक स्थितियां जो इस वक्त देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अब भारत की तमाम जनता भी इस वक्त साथ में है और कहीं ना कहीं इन चुनौतियों को लेकर आगे भारत की सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है ये भी देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो लंबा कार्यकाल रहा है वो अपने आप में अपनी एक परिभाषा बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने जो विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। तो देखिए तमाम तरह से वहाँ पे एक तरह से उपलब्धि के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है और तमाम लोग जो है अभिवादन भी इसका कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर तमाम तरह की चुनौतियां भी हैं। भारत एक राष्ट्र के तौर पर, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं एक साथ में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस वक्त जो जटिल स्थितियां बनी उन सबके बीच में एक उपलब्धि जाहिर तौर पर हासिल हुई है, लेकिन कई चुनौतियां भी सामने हैं।